पीटीआई के मेंबर्स, बल्कि पीटीआई के मज़ीद मेंबर्स मैं कहूँगी, जिनको 9 मई केस में सज़ाएँ सुनाई गई हैं, ज़रा वो बताइए? जी बिल्कुल 9 मई में जो सज़ाओं का सिलसिला मुल्क भर में जारी है क्योंकि ये जो लश्कर कशी हुई थी पूरे मुल्क में हुई थी और पूरे मुल्क की जो एटीसी कोर्ट्स हैं वहाँ पे ये मुकदमात चल रहे थे, उनके ट्रायल्स चल रहे थे। लाहौर में सज़ाएँ हुई, सरगोदा में सज़ाएँ हुई, मुल्तान में सज़ाएँ हुई। अब जो है वो फैसलाबाद में एक वाक़या हुआ था 9 मई वाले दिन राना सनाउल्लाह के घर पर कह लें या डेरे पर कह लें राइट। हमला किया था कुछ शरपसंदों ने और वो जो मुकदमा था वो भी चल रहा था जिस तरह जनाब हाउस पे हमले का मुकदमा चल रहे थे 9 मई के हवाले से जीएचक्यू पे हमले के मुकदमा चल रहे थे। इसी तरह शोधा की जो यादगारें हैं उन पर हमलों के मुकदमा चल रहे थे। ठीक। तो ये जो है ना उसी सिलसिले का एक फ़ैसला आया है फैसलाबाद की मोअज़्ज़ज़ अदालत ने प्लीज़। जो है ये फ़ैसला दिया है। उसमें ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के घर फैसलाबाद पर हमला भी उसी शरपसंदाना कार्रवाई का हिस्सा था जिसमें पीटीआई के बड़े रहनुमा बराह रास्त मुलव्वस पाए गए। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 109 मुल्ज़मान के ट्रायल के बाद 75 75 को मुजरिम करार देकर सज़ाएँ सुनाई, जिससे ये साबित हुआ कि कानून सबके लिए बराबर है। इस घिनौने जुर्म की तहकीकात और अदालती कार्रवाई 2 साल 3 माह से ज़्यादा अरसे तक जारी रही। अदालत ने अब पीटीआई रहनुमाओं को कारकुनों को इश्तियाल दिलाने, हजूम की क़ियादत करने और लोगों को रियासती अदारों, दिफ़ाई तनसीबात, शोधा की यादगारों और सियासी मुखालफिन और इनके घरों व ख़ानदानों पर हमलों की तरग़ीब दी। उन तमाम के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया गया। ठीक, ठीक। अब ये कहानी देखें कि ये कहाँ से इसकी प्लानिंग चल रही थी और किस तरह की जो है एक इंतशार अंगेज़ी थी और किस तरह की खतरनाक। जो है वो लश्कर कशी थी, किस तरह की जत्थाबंदी थी। अब मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से इस केस में पीटीआई रहनुमा उमर अय्यूब ने तो हैट्रिकां कर ली है ना। उमर अय्यूब उनको तो पहले भी हुई है, लेकिन एक वो और तो केस में हो गई है। बिल्कुल वो कहीं पे पीछे नहीं रह रहे। उमर जी। अय्यूब, शिबली फराज, ज़रताज गुल, शेख राशिद शफ़ीक ये भतीजे हैं शेख रशीद साहब के, वो चटान जो थे शेख रशीद। कमल शोज़ब, राय मुर्तज़ा इकबाल, राय हसन नवाज़ समेत पीटीआई की मरकज़ी क़यादत को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने इस मुकदमा में 59 मुल्ज़मान को 10-10 साल और 16 को 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने इसी केस में 34 अफराद को बरी किया है, ठीक। जिसमें साबिक़ वज़ीर फ़वाद चौधरी एक मरतबा फिर लीड के साथ बरी हो गए। कमाल लीड के साथ फवाद चौधरी इस कदर मासूम करार पाए हैं 9 मई में, इस कदर इनोसेंट करार पाए हैं, ऐसे लगता है कि वो ख्वाब था। वो जो हम देखा करते कि फवाद चौधरी का पीटीआई से कोई ताल्लुक था और फवाद चौधरी जो है ना कहते थे कि ना भागूंगा ना भागने दूंगा और डट जाऊंगा। खबरों में मिलोगे, सुर्खियों में मिलोगे, पेशानियों में मिलोगे, परेशानियों में मिलोगे, हैरानियों में मिलोगे। वो फवाद चौधरी बरी उनको हुए, बरी कर दिया हर गया। केस में बरी हो जी। रहे हैं। इतने एक देखें सर, मौजज़ा कैसे ना। इन्वॉल्वमेंट नहीं थी नहीं, या क्या मैं कहता हूँ कि क्राइटेरिया था? कमाल हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी, ज़ैन कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं। ठीक। पहले भी? हाँ जी। और जो अदलिया की गैर जानबदारी का सबूत है जी कि वो ये बिल्कुल अपना शाह महमूद कुरैशी का बेटा ज़ैन कुरैशी, फवाद चौधरी मासूम करार पाए, इनोसेंट, कीता ही कुछ नहीं, कमाल कर दिया। तो जिनको 3-3 साल की मिली है, वही वो ना, किस क्राइटेरिया पे है, वो जिनको तो 10 साल की मिली है? साबित हो गया ना, भई जी। साबित हो गया ना। 3 साल वाले मशवरे में होंगे, ज़रा पीछे होंगे, 10 साल वालों ने हमला कर दिया होगा, अंदर घुस गए और जो होंगे, बरी आग हुए हैं? लगा दी होगी, जला दिया होगा। बरी वाले पता नहीं उस वक़्त मुल्क में ही नहीं थे, फवाद चौधरी। वो मीटिंग्स में भी नहीं इसका मतलब है उनकी मौजूदगी पाई गई, जो मीटिंग्स इमरान खान कंडक्ट करते थे और जिसमें ये सारी मनसूबा साज़ी हो रही थी। कमाल है! मैं कहता हूँ ज़बरदस्त मुबारकबाद है फवाद चौधरी को। हर मुकदमे में बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह फवाद चौधरी बरी हो रहे हैं। ज़ैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, नायब चेयरमैन, पीटीआई के बेटे हैं, 34 आपने बताए वो जो भी बरी हो बरी, चुकी। शाह महमूद भी बरी, 34 बरी हुए हैं। ये फैसला वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम किसी को भी कानून से बालातर नहीं समझता और इंसाफ की फराहमी में कोई समझौता नहीं करता। पाकिस्तान की अदलिया ने कानून की अमलदारी को यकीनी बनाकर यह पैगाम दिया कि 9 मई जैसे जुराइम को ना भुलाया जाएगा और ना ही माफ़ किया जाएगा।
ये अदालती फैसला दुनिया भर में पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा करेगा। पाकिस्तान में कानून और इंसाफ की हुक्मरानी यकीनी बनाई जा रही है। ये बहरहाल खबरें हैं पीटीआई की सज़ाओं की। जिनको सज़ाएँ मिली हैं, उनको तो पहले ही इतनी की सज़ाएँ मिल गई हैं, मेरा ख़्याल है कि उनकी एक-एक ज़िंदगी और भी वो सारी जेल में ही गुज़रेगी। जितनी सज़ाएँ उमर अयूब को अब तक सुनाई जा चुकी हैं, ज़रताज गुल को, 3 से शिबली 4 फ़राज़ केसेस को, में हाँ, डबल ट्रिपल। और तो उसके ये साथ-साथ लोग बरी भी हो रहे हैं। सर ये एक ही काउंट होगी या मल्टीप्लाई होंगी? ये किसी कानूनदान से पूछना पड़ेगा, मेरा ख़्याल है कि ये मल्टीप्लाई या होंगी। दिन मल्टीप्लाई, रात देखें जो नहीं, है नहीं, ये ऐसे थोड़ा ही है, देखें खुदा ना ख़ास्ता कि एक कत्ल आपने किया है इस्लामाबाद में, उसकी सज़ा तो अलग होगी। एक फैसलाबाद में किया, उसकी सज़ा अलग होगी। जो लाहौर में किया, उसकी और अलग 10 होगी। साल का क्या मतलब है कि हाँ, ये एक पॉइंट है, दिन और रात जो है वो ये एक पॉइंट है कि उमर अयूब 9 मई ही के दिन कितनी जगहों पे मौजूद थे। एक पॉइंट। शिबली फराज एक ही दिन कितनी जगहों पे, क्योंकि ये फैसलाबाद केस कितने में शहरों में मौजूद था? एक शख्स कितने शहरों में मौजूद था? इसी तरह जरताज गुल हाँ एक जी, ही दिन कितने शहरों में मौजूद थी? राइट, या फिर इनको हर केस में 109 में रखा गया है, प्लानिंग में रखा गया है? ये फैसलाबाद की प्लानिंग है, ये एक वैलिड पॉइंट है। फैसलाबाद की प्लानिंग में भी उमर अयूब शामिल थे, शिबली फराज, जरताज गुल, शोजब कमल, इमरान खान, ये सारे शामिल थे। फैसलाबाद की प्लानिंग में भी शामिल थे, लाहौर की प्लानिंग में, जनाउस की प्लानिंग में शामिल थे, जीएचक्यू पे हमले की प्लानिंग में शामिल थे, शोधा की यादगारों की प्लानिंग में शामिल थे। अगर तमाम तर प्लानिंग्स के मुकदमात उन पे हैं, तो फिर इसलिए उनको हर कोर्ट से सजाएं सुनाई जा रही। पॉइंट आपका पॉइंट वैलिड है। लेट्स सी कि मज़ीद डेवलपमेंट क्या आती है इन केसेस के हवाले से। अभी तो सज़ाएँ सुना दी गई हैं। आई बिलीव अपील का हक भी होता है। आगे हाँ, ज़ाहिर है अपीलें की लेकिन भी हैं, अपीलें इनकी मुस्तरद भी हो रही हैं और आगे तो जो है वो ज़िमनी इंतखाबात अनाउंस होना शुरू हो गए इन हलकों में। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात की आपने बात की, हमाद अज़हर साहब ने ना लड़ने का फ़ैसला क्यों किया ज़िमनी इलेक्शन से? ये अब पता नहीं, ये तो हमाद अज़हर बता सकते हैं। एक ट्वीट उनका सामने आया कि हल्का एन ए 129 में जहाँ उनके वालिद मियां अज़हर के इंतकाल के बाद वो खाली होगी सीट, अब उसमें ज़िमनी इंतखाब होना। अच्छा, वो 9 मई वाली सीट खाली नहीं हुई, वो तो एक नेचुरल एक डेथ हो गई साबिक़ गवर्नर पंजाब की, हमाद अज़हर के वालिद की। अब वहाँ पे ज़िमनी इंतखाब जो है अनाउंस हो गया, उसका अब शेड्यूल आना है। राइट, अच्छा, उधर नून लीग में भी लड़ाई चल रही है बहुत ज़्यादा, वो भी आपसे शेयर करते हैं। उसमें अब ये हुआ है कि पहले हमाद अज़हर ने अपनी मिसेस नामज़दगी जो है नॉमिनेशन का उनका नाम चला। फिर ये भी इत्तलाएँ आई कि मरियम हमाद जो है उनकी मिसेज़ लड़ सकती हैं। अब जो है फाइनली ये इत्तला आई है कि हमाद अज़हर खुद नहीं, ग़ालिबन उनके भांजे या भतीजे हैं अरसलान, उनको वो अब नामज़द करेंगे। फ़ैसला तो ज़ाहिर है कि अडयाला जेल से होगा। फ़ैसला तो पीटीआई की लीडरशिप करेगी, इमरान खान फ़ैसला करेंगे कि उस हल्के से कौन लड़ेगा। जी, तो फिर हमाद अज़हर ने वहाँ से ना लड़ने का फ़ैसला कर दिया। उन्होंने तो बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया है कि वो इस इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे ज़िमनी। अच्छा, दूसरी बात है, वो जो आप बात करिए, शुरू में खबरें चली कि उनकी मिसेज़ लड़ेंगी, वो मिसेज़ भी नहीं लड़ रही। अब उनके कोई एक कज़िन जो रिलेटिव हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, कज़न हैं, अरसलान उनका नाम है अरसलान आपने अलबत्ता। नाम लिया। हमाद अज़हर का ये ख्वाहिश है कि उनको टिकट दिया जाए। अब डिपेंड करता है कि जब हमाद अज़हर को ऑफ़र है और हमाद अज़हर अपना कैंडिडेचर विथड्रॉ कर लेते हैं, तो पार्टी क़यादत क्या उनका नामज़द किया हुआ उम्मीदवार उतारती है मैदान में? नहीं उतारती। ये फ़ैसला क़यादत अभी करेगी। आना बाज़ औक़ात ये अभी होता है आना बाकी कि जब आप इलेक्शन छोड़ते हैं, तो फिर ये नहीं होता कि आपकी मर्ज़ी से टिकट दिया जाए। ट्रू, ट्रू। ऐसा नहीं होता, देखते ऐसा हैं, नहीं होता। देखते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आपने रीज़न भी तो बतानी कि आपने क्यों नहीं लड़ना। क्योंकि हमाद अज़हर अभी 9 मई में है, मफ़रूर हैं, इश्तिहारी हैं और अभी जो है ना उन्होंने ट्रायल फ़ेस करना है, गिरफ़्तारी उनकी नहीं अभी तक हुई। तो इसलिए जो है ये ख़ासा मुश्किल हो जाएगा। मेबी हमाद अज़हर का नामज़द उम्मीदवार जो है, हमाद अज़हर अडयाला के मशवरे से ही उम्मीदवार दे रहे हों, ये भी हो सकता है। दूसरी तरफ कहानी ये है कि उनके मुकाबले में अब दोबारा जो है वो हाफ़िज़ नमान ने बना लिया नवाज़ शरीफ, शहबाज़ शरीफ को। पहले भी उन्होंने महर इश्तियाक का हल्का छीना, ठीक है? और वहाँ पे जो हुआ वो आपके सामने है। अब दोबारा फिर और ये जो हाफ़िज़ नुमान है, इनको जब नून लीग की हुकूमत थी, ग़ालिबन पीडीएम की हुकूमत की बात करता हूँ, तो इनको लेस्को का चेयरमैन भी लगा दिया गया। इनके पास कोई गिदड़ सिंह ही है। अच्छा, मैं हल्का बार-बार कह रहा हूँ, वो हल्का महर इश्तियाक का हल्का है। ये लेकिन मैं उस हल्के का हदूद-अरबा देखते राइट, हुए, राई वोट को सामने रखते हुए कर रहा हूँ। अब ये है कि वहाँ पे चौधरी बाकर हैं एक, वो पहले एमपीए का इलेक्शन लड़ चुके हैं और उन्होंने भी 1-2 दफ़ा सैक्रिफ़ाइस किया।
ग़ालिबन राना मशहूद के हक़ में या किसी दूसरे कैंडिडेट के हक़ में। उसके बाद ये है कि वहाँ से इस तरह के राना मशहूद भी उम्मीदवार है वहाँ से। अब नवाज़ शरीफ साहब मुश्किल में फँस गए हैं। अब वो सबने कागज़ जमा करवा दिए, उन्होंने कहा यार कि आप जनरल इलेक्शन में तो हमें सबको जो है ना वो इग्नोर कर सकते हैं, ख़ास तौर पे मेहर इश्तियाक जो हैं। अब ज़िमनी में अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल बन गई, अल्लाह ताला की तरफ से एक शख़्स के इंतकाल हो गया और वहाँ पे ज़िमनी का एक चांस बन गया, तो आप उसमें भी अब बढ़ गई लड़ाई वहाँ पे नून लीग की। मैं एक आपको एक बात बता दूँ, जी। मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस उस हल्के का बता रहा हूँ 129 का जो 121 हुआ करता था, राइट, फिर राइट। 126 भी हुआ। बताइए। अगर ये इलेक्शन जो है 1% भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, वहाँ पर जो है वो आरओज़ ने दरवाज़े बंद ना किए, वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे कब्ज़ा ना हुआ और टिकट मेहर इश्तियाक को ना दिया गया, तो मेहर इश्तियाक हाफ़िज़ नुमान के साथ नहीं चलेगा और अगर मेहर इश्तियाक हाफ़िज़ नुमान की कैंपेन में ना निकला, तो हाफ़िज़ नुमान इलेक्शन हार जाएगा।